हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर और शार्प रनिंग ऐप पर भी। और ये है जुलाई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नॉन स्टॉप लगातार आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि ये जो वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली ये सब जो टॉपिक्स देते हैं वो टॉपिक वाइज देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इन तमाम टॉपिक्स पर, इन सब पर एक एक करके अलग अलग टॉपिक वाइज कंटेंट आपको हम लोग देंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले राजनीति के नाजुक फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि इसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा। जिन लोगों ने करंट फोर्स के बैचेज लिए हुए हैं, दो तरह के बैचेज हैं, एक बेसिक है और एक आईएसपीसीएस एडवांस बैच है। दोनों में अलग अलग तरीके के पीडीएफ इसके आपको मिल जाएंगे। आईएसपीसीएस वाले में इन डेप्थ एनालिसिस होता है और उसमें कथन वाले यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, और बेसिक में वन डे एग्जाम के लायक होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और राजनीति के नाजुक फैसले से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार के किस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है? तो है धर्मेंद्र प्रधान। 25 जुलाई 2026 को उनको इस्तीफा देना पड़ा। नीट पेपर जो लीक हुआ था, उस मामले में उनसे इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो 36 दिनों तक जंतर पर मंतर पर धरना दे रही थी। और आंदोलन बहुत विशाल रूप फैलता चला गया था। पूरे देश में ये आंदोलन भड़क गया था। खासतौर पर ये कहा गया जेनजी का आंदोलन है, लेकिन और भी युवा उसमें दूसरे बी कैटेगरी के वो सब शामिल थे। शहर शहर में युवा सड़कों पर थे। और तो ये है। तो इसी के बाद दबाव में आकर आखिरकार इनको इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। वो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। और इस आंदोलन में इतिहास में दर्ज हुआ पैलेट गन कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली में वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो बल प्रयोग किया, आंसू गैस, पैलेट गन, इतना खतरनाक। अब तो जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 10 बच्चे वो घायल हुए हैं पैलेट गन की वजह से। और जबकि पैलेट गन का इस्तेमाल आम नागरिकों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी प्रतिबंधित है। इसके बावजूद सरकार की पुलिस ने या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। और ये इतिहास में एक तरह से दर्ज हो गया कि आम नागरिकों पर एक राजधानी में जब जनता प्रदर्शन कर रही है, जनजी, तब इस तरह के पैलेट गन का उपयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में नए शिक्षा मंत्री कौन बने? तो प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हैं वो। और उनके मौजूदा जो पोर्टफोलियो है उसके अतिरिक्त उनको शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। उनके पास पहले से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इसके अलावा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री यानी नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उनके पास था। और अब शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास पहुंच गया है। ठीक है। और वो कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद वो हैं। तो प्रश्न ये होगा कि लद्दाख प्रशासन ने 2 जिलों से बढ़ाकर कुल कितने जिलों में उसकी अपनी स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी AHDC स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर का टोटल 7 हैं। और 7 कौन कौन है? करगिल और लेह तो पहले से था, और अब जो शामिल हो गया है 5 और, इस तरह से 7 हो गया है। तो 5 कौन है? शाम, नुब्रा, थांगचांग, जांस्कर और द्रास। तो इसको ये तय कर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें शक्तियाँ ये हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1995 है उसके तहत इसमें पूरे काउंसिल वगैरह की स्थापना होगी और वहाँ के लोगों को खुद अपने फैसले लेने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 371, 371। उसमें विशेष प्रावधान है कि देश के कुछ विशिष्ट राज्यों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उसकी रक्षा के लिए विशेष स्वायत्तता यानी स्पेशल स्टेटस और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी के तहत ये काम किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा का नया नाम क्या रखा है? तो है कर्तव्य भवन क्षेत्र। सेंट्रल विस्टा नाम भी उसने खुद ही रखा था और बाद में जब नाम बदला तो सरकार का कहना है कि हम जो वो पुरानी ब्रिटिश मानसिकता वाले हैं वो सबको बदल रहे हैं। ठीक है। तो खुद ही नाम सेंट्रल विस्टा रखा था और खुद ही अब उसको नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य भवन
क्षेत्र कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी कैबिनेट ने किस कस्बा का नाम परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जलालाबाद, ये शाहजहांपुर में स्थित है और उसको अब नाम बदल दिया गया है। बदलने के प्रोसेस शुरू हो चुका है कहिए। तो परशुरामपुरी ये जन्मस्थली मानी जाती है परशुराम को, और तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को 1 जुलाई 2026 लागू कर दिया, तो ये किस कानून के जगह लाया गया है? आंसर क्या होगा? मनरेगा के जगह पर लाया गया है इसको। वीबीजी रामजी अधिनियम जो है ना, उसको फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम। इसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, जैसे जो पुराना मनरेगा था और उसमें देखिए मनरेगा में क्या था ना कि हर ग्रामीण घराने को या परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जबकि वीबीजी रामजी बिल है इसमें 125 दिनों तक बढ़ाने का प्रावधान है। एग्रीकल्चर का जो मौसम होगा उसमें रोजगार की गारंटी को पॉज लगाया गया है। पहली बार 60 दिन का अवकाश निर्धारित किया गया है, जिसमें बीज बोने, कटाई, इन सब जो प्रमुख एग्रीकल्चर जो मौसम है उसमें ये रहेगा। ठीक है, और इसमें एक और ख़ास बात है कि केंद्र और राज्य सरकार उनमें बंटवारा होगा खर्चे का। ठीक है, पहले मनरेगा में रोजगार की मजदूरी का सारा खर्चा केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि वीबीजी रामजी बिल में 60-40 का वित्तीय भागीदारी वो लागू किया गया है। ठीक है, कुछ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर 90-10 का ये मॉडल रखा गया है। तो इसमें क्या है, सामान्य राज्यों में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी, और पहाड़ी क्षेत्रों में 90% केंद्र और 10% राज्य खर्च करिए। तो ये है, हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें ये है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद जो है ना वो रोजगार देने में बहुत कमी आई है, ऐसा बताया गया है। और अगला जो प्रश्न है वो है आपका, जो प्रश्न है वो वायरस और बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर है कि WHO द्वारा आपातकालीन मंजूरी प्राप्त इबोला के बुंडी बुक्यो स्ट्रेन उसका RT-PCR टेस्ट के लिए मरीजों के किस तत्व का सैंपल लिया जाता है? आंसर क्या होगा? रक्त, ब्लड का सैंपल लिया जाएगा ये RT-PCR इस टेस्ट में। आमतौर पे क्या है ना कि जो जैसे कोरोना वायरस था तो उसके टेस्ट के लिए क्या होता है, जो स्वैब है यानी लार है या नाक का जो लिक्विड है उसको लिया जाता था सैंपल में। इसमें जो है ना ब्लड लिया जाएगा, और इतिहास में पहली बार है जब RT-PCR टेस्ट किट को WHO की ओर से आधिकारिक आपातकालीन मंजूरी मिली है इस वायरस से, इबोला के विशेष जो बुंडी बुग्यो वायरस है उसके लिए। बुंडी बुग्यो वायरस के बारे में अगर हम बताएं तो देखिए जो DRC कांगो है ना उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर पिछले 1 महीने में 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस इबोला वायरस की वजह से। ठीक है, तो इसलिए अब ये WHO ने ये तय किया है। एक बार मैप में भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है अपना, और चलते हैं कहाँ, अफ्रीका में है DRC कांगो, वहाँ पर बुंगी बुडियो जो वायरस है वो इबोला का स्ट्रेन का, ये वायरस तो इबोला है, वो इस इलाके में जो पूर्वी इलाका है ना, इस इलाके की ओर वो पूरा फैला हुआ है बहुत बुरे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन उससे पहले बताऊं कि इसका PDF अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, और जिन लोगों ने करंट फोर्स की तैयारी करनी है जिन लोगों को, वो बैचेज ले सकते हैं। 2 तरह के हैं, एक ये बेसिक मेंबरशिप है जो कि 1 डे एग्जामिनेशंस को लेकर है, SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का, और इस वक्त अभी आज़ादी इंडिपेंडेंस ऑफर भी चल रहा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ISPCS का अलग से बैचेज है, और उसमें स्पेशली कंटेंट होता है अलग तरीके का, जैसे इसका PDF भी उसके लिए अलग तरीके का है, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं और संडे को स्पेशल लाइव क्लास होते हैं 3 से 4 घंटे का। ठीक है, तो अभी छूट चल रही है, शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं आप। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। प्रश्न होगा कि इन्फोसिस ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसको नियुक्त किया है? आशीष कुमार दास को नियुक्त किया है।
वो 1 अप्रैल 2027 यानी अगले साल से वो मौजूदा जो सीईओ हैं सलिल पारेख उनकी जगह लेंगे, वो 5 साल तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसको नियुक्त किया है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो है अनुराग जैन। तो वो 2 साल तक या अगले आदेश तक वो इस पद पर रहेंगे। अनुराग जैन नाम है इनका। तो नीति आयोग की बात कर लें, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। जो उस वक्त योजना आयोग था उसकी जगह पर, यानी प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग ना, उसमें नीति का फुल फॉर्म भी होता है। नीति का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और आयोग यानी कमीशन। तो ये भारत सरकार का मुख्य एक नीतिगत थिंक टैंक है जो सोचने विचारने का काम करता है, सलाह देने का काम करता है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, रणनीतिक, तकनीकी और नीतिगत जो सलाह है वो। प्राइम मिनिस्टर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी, जो कुछ वक्त पहले बनाए गए थे। और एक गवर्निंग काउंसिल भी होता है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक जो होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम उसका अध्यक्ष किसे बनाया है, तो हरजीत सिंह ग्रेवाल को बनाया गया है, बीजेपी के लीडर हैं। ये पद अप्रैल 2025 से यानी पिछले साल से ही खाली पड़ा हुआ था। इकबाल सिंह लालपुरा थे उस वक्त इसके अध्यक्ष, तो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब से खाली पड़ा था और अब जुलाई 2026 में इनकी नियुक्ति की गई है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है ना वो अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गठित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है। ठीक है। और ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उसके अंतर्गत काम करता है। कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी बीपीआरडी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो अशोक कुमार मित्तल को नियुक्त कर दिया गया है। बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी। और ये देश भर में जो पुलिस से संबंधित रिसर्च है, ट्रेनिंग है, इन सब मुद्दों पर काम करने वाली एजेंसी है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डायरेक्टर किसको नियुक्त कर दिया गया है, तो वो है अमित गर्ग। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च को और मुख्य काम इसका है देश भर से अपराधों का डेटा जुटाना, और मतलब ये पूरा एक सिस्टम भी है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, उसका संचालन करना, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, ये सबको देखना। इसी के पास नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का जिम्मा है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के जो उंगलियों का निशान है उसका डेटाबेस रखता है। जैसे आजकल जो पुलिस के पास एक खास मतलब मोबाइल में ही उनको दे दिया गया है एक ऐप खास तौर पर, और वो सीधे चेहरे से ही आइडेंटिफाई करके, और अगर कोई लगता है कोई बाइक से जा रहा है या कार से जा रहा है और उसको संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है पुलिस को, तो तुरंत ही फिंगरप्रिंट जांच कर सकती है, उसके पास इक्विपमेंट होता है। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी है, तो वहीं पर पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कितने अपराध हैं, क्या ये फरार तो नहीं है, वो सब कुछ यही एनसीआरबी ही संचालित करता है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उसका डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, तो सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया है। भारत के प्रमुख ये सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आईपीएस जो अधिकारी होते हैं ना उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। जो आईएएस होते हैं यूपीएससी से निकलते हैं, आईएएस जो बनते हैं उनका तो लबासरा में ट्रेनिंग होता है। इनका जो ट्रेनिंग होता है ये यहीं पर होता है, ये तेलंगाना में है, हैदराबाद में स्थित है, शिवरामपल्ली में आईपीएस की ट्रेनिंग यहीं पर होती है। तो उसी के चीफ सुजीत कुमार बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय ने संजीव जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया, उत्तर कोरिया का राजदूत नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन है कि विदेश सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए यानी 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। आंसर होगा विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री हैं। तो केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार की जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसी ने फंडामेंटल रूल्स 56D उसके तहत कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है। ये आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के 1989 बैच के, और इनके बारे में अगर कहूँ
इकलौते ऐसे राजनयिक हैं जिन्होंने 3 अलग-अलग प्रधानमंत्रियों, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये नरेंद्र मोदी, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया हुआ है इन्होंने। और विदेश सचिव का जिम्मा इन्होंने जुलाई 2024 में संभाला था। उन्होंने विनय क्वात्रा की जगह ली थी और लगातार इस पद पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसका अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो रवि अग्रवाल। ठीक है, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, सरकार यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीडीटी ही पूरे देश में जो इनकम टैक्स है उसके, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके प्रशासनिक संस्था है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गवर्न करने का काम इसी का है, सीबीडीटी का। ये भारत में जो भी इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सब के मामलों को संभालने वाली सर्वोच्च संस्था है। और इसको केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, हाँ, उसी के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय का दर्जा मिला हुआ है। एक चेयरमैन होते हैं इसमें और मेंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख के रूप में 1 जुलाई को किसने कार्यभार संभाल लिया है। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कार्यभार संभाल लिया है। 1 जुलाई को 51वें वो उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं 1 जुलाई 2026 को। तो हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में 30 जून 2026 को किसने पदभार ग्रहण किया। जनरल धीरज सेठ ने पदभार ग्रहण किया है। 30 जून को उपेंद्र द्विवेदी की उन्होंने जगह ली है। अब बात करेंगे, टॉपिक है आर्थिक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन होगा कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में भारत के किस राज्य में साइबर धोखाधड़ी की सबसे अधिक शिकायतें मिली। आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। राज्य भी बड़ा है, आबादी भी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर जो धोखाधड़ी के मामले वो भी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगर टॉप 10 राज्य देखेंगे तो नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश है, सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक, उसके बाद गुजरात, बिहार, फिर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रश्न होगा कि महेश श्रेणी का देश का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हुआ, तो इसका नाम क्या है। आंसर क्या होगा इसका, इसका है आईएनएस मालवन। मालवन महेश श्रेणी का है। ठीक है, और ये क्या है, शेलो वाटरक्राफ्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये सबमरीन का पता लगाने के लिए उथले पानी में भी जा सकता है। उथला पानी क्या हुआ, जहां पर समंदर किनारे जहां कम पानी है उस जगह की बात हो रही है। जो बड़े शिप हैं, बड़े जहाज हैं, डिस्ट्रॉयर वगैरह हैं, वो गहरे पानी में ही चल सकते हैं। अब कोई सबमरीन छोटा सा वो आ गया समंदर किनारे और वहां पर चुपचाप इंतजार कर रहा है मौके का हमले करने का, उस वक्त यही जहाज ही पता लगा सकता है। और यही है इंपॉर्टेंट, ये आईएनएस मालवन। तो माहे श्रेणी के कई सारे जहाज बन रहे हैं। पहला जहाज था आईएनएस माहे, जिसको नवंबर 2025 में कमीशन किया गया था, मतलब कि नेवी में शामिल किया गया था। फिर आईएनएस मालवन, ये जुलाई में 2026 में कमीशन किया गया है नेवी में। इसके बाद जो आएगा वो आईएनएस मंगलोर आएगा, फिर आईएनएस मालपे आएगा, फिर आईएनएस मुल्की आएगा, आईएनएस मगदाल आएगा, आईएनएस मछलीपट्टनम आएगा और आईएनएस अजय आएगा आने वाले वक्त में। और बाघ के नख से प्रेरित ये चिन्ह है इसमें। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब इवेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस शहर से निकलती है या निकाली जाती है। आंसर होगा पुरी। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध ये यात्रा है और इस बार 2026 में 16 से 24 जुलाई तक ये यात्रा हुई है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का के जो रथ है उसको नंदी घोष, बलभद्र के रथ ताल ध्वज और सुभद्रा के जो रथ है उसका नाम है दर्प दलन। तो उसको लाखों लोग, मतलब भक्त जो है ना वो खींचते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जो है ना वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर
विराजमान होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं ये। अब स्पोर्ट्स की बारी है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे के अंतरिम अध्यक्ष जुलाई 2026 में 2 महीने के लिए कौन बने? विश्वनाथन आनंद बने हैं। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन हैं। तो उन्होंने 24 जुलाई को ये चार्ज संभाल लिया 2 महीने के लिए। दरअसल ये जो महासंघ है, इसमें जो पद खाली पड़ा हुआ था, तो ये उपाध्यक्ष हैं, तो इनको अंतरिम रूप से 2 महीने के लिए, मतलब नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने तक इनको वक्त दिया गया है, ये अध्यक्षता का। विश्वनाथन आनंद, उनके करियर की तो कमाल की बात है, और वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप उन्होंने जीती हुई है कई सालों में, 2000, 2007, 2008, 2010, 2012 में। ठीक है, 21 महीनों तक वो नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। 2022 से वो फिडे के उपाध्यक्ष थे, हालांकि उन्होंने कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का। अगला क्वेश्चन है कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 जो कि हांगझोउ चाइना में हुआ, वहां पर किन भारतीयों ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है? तो आंसर क्या होगा इसका? ईशा सिंह, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और मनु भाकर ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ईशा सिंह तेलंगाना से हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल ऑब्लिक 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मनु भाकर वो हरियाणा से हैं। ठीक है, ईशा सिंह तेलंगाना से और मनु भाकर हरियाणा से। तो उन्होंने जो है इसी स्पर्धा में जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में किन भारतीयों ने जो है ना वो गोल्ड मेडल जीते? तो आंसर क्या होगा इसका? ए और बी दोनों हैं, यानी देवव्रत प्रदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर छिल्लर और संदीप कुची, इन सब ने जीत लिया है। ये ओलंपियाड उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी 10 से 19 जुलाई तक, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री ओलंपियाड में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता है। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर यह खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट खिताब किसने जीता है? तो वह है किलियन एम्बाप्पे, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ना गोल्डन बूट, वो सर्वाधिक गोल स्कोर के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बॉल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो रोड्री ने जीता है। रोड्री जो है वो स्पेन के कप्तान हैं, और ये गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ना वो खेल के सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट जो प्लेयर है उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन ग्लव खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो वह है उनाई सिमोन, स्पेन के गोलकीपर हैं, उन्होंने ये जीत लिया है। गोल्डन ग्लव खिताब जो है ना बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है? तो पाउ कुबारसी को मिला है, स्पेन के डिफेंडर हैं ये, इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फेयर प्ले ट्रॉफी किस टीम को मिली है? तो नीदरलैंड को मिली है, जो बढ़िया से खेलती है, खेल भावना से खेलती है, कम फाउल करने वाली टीम को ये दिया जाता है। अच्छा, शुभंकर क्या था इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2026 का? तो ये तीनों के तीनों थे, माप्ले द मूसा, जाय द जगुआर, क्लच द वाइल्ड ईगल। इस बार 3 था, पहली बार ऐसा मौका था। ठीक है, क्योंकि 3 मेजबान थे। अगला क्वेश्चन है कि जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में विमेन्स सिंगल्स का खिताब किस पहली भारतीय शटलर ने जीत लिया है? आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु। 19 जुलाई को उन्होंने जापान की खिलाड़ी को हराकर ये खिताब जो है वो जीता। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2026 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर ने जीता है, इटली के वो खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2026 वीमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लिंडा नोस्कोवा ने जीता है, चेक गणराज्य की है वो। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2026 मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता? तो हेनरी पैटन, वो हैं ब्रिटेन के, और हेली योवारा, ये फिनलैंड के हैं, तो उन्होंने जीत हासिल की है।
अगला क्वेश्चन होगा कि विंबलडन 2026 विमेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो गुओ हान्यू जो चीन की हैं, और दूसरा नाम है क्रिस्टीना मलाडेनोविच, ये फ्रांस की हैं। तो इन दोनों ने फाइनल में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2026 मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो मार्सेलो अवेलारो, ये लात्विया के हैं, और जेलेना ओस्टापेंको, ये अल सल्वाडोर के हैं। तो इन्होंने जीत हासिल की है। अब विजेताओं की एक बार लिस्ट देख लेते हैं फटाफट। तो मेंस सिंगल्स के विजेता हैं जेनिक सिनर, विमेंस सिंगल्स की विजेता है लिंडा नोस्कोवा, मेंस डबल्स के जो विजेता हैं वो हारी हेलियोवारा और हेनरी पैटन, विमेंस डबल्स के विजेता हो हन्यू और क्रिस्टीना मलाडेनोविक, और मिक्स डबल्स मार्सेलो एरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको। तो ये जो है ना वो विजेता हैं ये सब। अक्सर एग्जामिनेशन में ये जो अ, ये है इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायमंड लीग 2026 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन हो गए हैं? तो सर्वेश सर्वेश कोश्यारी डायमंड लीग पोडियम में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर हैं, और ओवरऑल चौथे भारतीय एथलीट बन गए हैं। ओके, तो इससे पहले अगर एथलीट की बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा, विकास गौड़, मुरली श्री शंकर के नाम ये उपलब्धि थी, लेकिन हाई जंपर के तौर पर इनका एकमात्र नाम ये है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? मस्कट। आंसर होगा मयूर। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 14 जुलाई को इस जो शुभंकर है मयूर, उसका अनावरण किया। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का राष्ट्रीय मोर, मतलब मोर, तो उसी से प्रेरित है ये। और ये 27 जुलाई से 2 अगस्त तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजन हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो सौरव गांगुली बन गए हैं वो। ठीक है, तो आईसीसी के द्वारा ये हॉल ऑफ फेम की जो शुरुआत है ना वो 2009 में की गई थी। उद्देश्य इसका यही है कि क्रिकेट के इतिहास के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों को सम्मानित करना। कई सारे खिलाड़ी पहले से नाम है, अब 12वें हैं सौरभ गांगुली, पहले थे किशन बिशन सिंह बेदी, फिर कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मंकर, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी, नीतू डेविड, महेंद्र सिंह धोनी, और अब सौरव गांगुली हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। 5 जुलाई को फाइनल मैच हुआ और ये इंग्लैंड में हो रहा था। मेजबान इंग्लैंड को ही इसने हराया और 7वीं बार आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 98 यानी 98th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस अश्वथ नाम है उनका, 17 साल के हैं, तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के शॉट पुट यानी और वो F57 वर्ग में, ये पैरा गेम्स की बात हो रही है, तो उसमें वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक जुलाई 2026 में हासिल करने वाले भारतीय पैरालंपियन कौन है? पैरालंपियन आंसर क्या होगा? होकाटो होतोजे सेमा, ये रहा फोटोग्राफ। ये नागालैंड के प्रमुख पैरा एथलीट हैं, भारतीय सेना में 9 असम रेजिमेंट, तो उसमें ये सूबेदार पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हैं वैभव सूर्यवंशी, क्षमा करें, वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं मूलतः, और 15 साल 99 दिन में पहला मैच इन्होंने खेला और इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो मैनचेस्टर में उन्होंने 4 जुलाई को डेब्यू किया। अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे क्या, तो 72वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
में बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब किसे मिला है? तो आर्टिकल 370। इसके डायरेक्टर हैं आदित्य सुहास जांभले। ठीक है, ये मूल रूप से पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के जो प्रक्रिया थी उस पर पूरी तरह से आधारित है। अगला क्वेश्चन, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर मुख्य भूमिकाओं का अवार्ड किसने जीता है? तो मामूटी और कार्तिक आर्यन। मामूटी को ये अवार्ड मिला है ब्रह्म युगम पिक्चर के लिए, और बेस्ट एक्टर का जो दूसरा अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को, वो चंदू चैंपियन इस फिल्म के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस यानी मुख्य भूमिका में अवार्ड किसे मिला? तो यामी गौतम को मिला है आर्टिकल 370 फिल्म में जो उन्होंने शानदार भूमिका निभाई उसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस निर्देशक को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है या बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है? तो राजकुमार पेरिया सामी। उनकी फिल्म थी अमरन, काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही है ये फिल्म। जाबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन अशोक चक्र से सम्मानित, तो उन्हीं के जो बलिदान था कश्मीर में उसी पर फिल्म ये आधारित थी। अगला क्वेश्चन है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेस्ट फिल्म जो कि हिंदी भाषा में है, उसमें अगर कहेंगे हम हिंदी भाषा में तो वह है श्रीकांत, जिसके डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी थे। ये भारतीय उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला के संघर्ष पर आधारित थी और राजकुमार राव ने इसमें भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है किसे? तो कल्कि को मिला है। कल्कि 2898 एडी, ये तेलुगु फिल्म थी, अब हिंदी वर्जन भी इसका आया था। ये साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी। अब बात कर लेते हैं कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो अलग अलग भाषाओं में बेस्ट फीचर फिल्म का जो खिताब मिला है, अवार्ड मिला है, वो कौन कौन से? तो देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल कई भाषाएं हैं, उनमें से कुछ भाषाओं को दिया गया, जैसे हिंदी में श्रीकांत, असमिया में जयफूल, बंगाली में चलचित्र एको, गुजराती में मारन, कन्नड़ में मिथ्या, कोंकणी में मोग आसुम, मलयालम में फेमिनी ची फातिमा, मणिपुर में सुनीता, मराठी में मुवक्काम पोस्ट बॉम्बी वाड़ी, उड़िया में लहरी, तमिल में रायन, तेलुगु में कमेटी कुरोलू। तो ये जो है ना वो अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन 8वीं अनुसूची के अलावा अगर कुछ भाषा देखेंगे उनमें भी मिला गया है, दिया गया है। जैसे गढ़वाली में ढोली को मिला, तुलु में इम्बू को मिला, ठीक है, और विशेष उल्लेख का भी अवार्ड मिला है अलग से, ये कैप्टन मिलर को और मोया झांग, इस फिल्म को ये दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ना 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उससे रिलेटेड जो ये है, ये 2024 के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2024 के लिए। अगले साल जो अवार्ड दिया जाएगा ना 73वां, वो 2025 के लिए अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग एक फटाफट लिस्ट देख लेते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370 को मिला है, हिंदी फिल्म थी। बेस्ट एक्टर मामूटी और कार्तिक आर्यन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है निर्देशक राजकुमार पेरिया सामी को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है शाश्वत सचदेव को। बेस्ट लिरिक्स उसका यानी सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला रजत कमल को। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तो वो है कल्कि 2898 एडी। ये राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है कैप्टन मिलर को, तमिल फिल्म थी। नए निर्देशक का सर्वश्रेष्ठ डेब्यू जो है ना फिल्म वो स्वतंत्र वीर सावरकर, इसके डायरेक्टर थे रणदीप हुड्डा जो एक्टर भी हैं। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म 35 चिन्ना कथा कादू, इसको मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तो सचना नामी दास को मिला है महाराजा के लिए, और रूपाश्री वरकाडू को मिला है फिल्म मिथ्या के लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट वो अलग अलग नाम है, तो ये बाकी और भी लिस्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण थे वो उसका नाम मैंने लिया है, बाकी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लिस्ट एक बार जरूर आप भी देख लीजिएगा।
और अब बात क्या करेंगे, नॉन फीचर फिल्म की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे फीचर फिल्म की। फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म में क्या फ़र्क है, मैंने कई बार बताया हुआ है। फीचर फिल्म मूलतः कॉमर्शियल एंगल से बनाया जाता है, मनोरंजन हो और उससे कमाई हो, पूरा कमर्शियल एंगल होता है। नॉन फीचर फिल्म में कमर्शियल एंगल नहीं होता है, वो समाज को संदेश देने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें पैसा कमाना जो है ना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर होगा कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो भांगर, ये मराठी और अंग्रेजी दोनों में ये फिल्म आई थी और इसके डायरेक्टर हैं सुमीरा रॉय। ठीक है, अब लिस्ट भी देख लेते हैं नॉन फीचर फिल्म की। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म भंगार, जो मैंने बताया। नए निर्देशक का सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म आंगेन। बेस्ट जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन, ये काकोरी हिंदी में, कमलेश मिश्र निर्देशक कमलेश के मिश्र। बेस्ट कला संस्कृति फिल्म मैं निदा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रामनामी, सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों पर बढ़ा देने वाली सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म तो पिपलांतरी, A Tale of Eco-Feminism। बेस्ट एनिमेशन फिल्म टच्ड एज वाटर। बेस्ट शॉर्ट फिल्म हम सफ़र, इसको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर आनंद एल रॉय, स्टैट्यू ऑफ यूनिटी को लेकर। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एंडमन रैमसन को मिला है। बेस्ट साउंड डिजाइन टीएस हरिहरसुधन। तो ये बाकी भी लिस्ट है। ठीक है, तो ये नॉन फीचर फिल्म था और इससे पहले वाला फीचर फिल्म था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 जो था उसमें नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में अवार्ड जो, ये तो देख ही लिए हम लोग। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और बात क्या करेंगे, चर्चा ये करेंगे कि अगला प्रश्न है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए किस लेखक को चुना गया है। तो वो है केंचनूर प्रदीप कुमार शेट्टी को। इनकी एक पुस्तक ही नानी रुवेदे निमगामी निरु नादी रुदे नानगामी, कन्नड़ पुस्तक थी, तो उसी के लिए ये अवार्ड मिला उनको। अगला क्वेश्चन है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का खिताब किसने जीता है। तो संजीव श्रीवास्तव ने ये खिताब जीता है। अच्छा, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 वाला जो है उसमें उसके जूरी के अध्यक्ष कौन थे। तो जूरी जो फीचर फिल्म के जो जूरी के अध्यक्ष थे वो जयराज, नॉन फीचर फिल्म के जूरी के अध्यक्ष असीम सिन्हा और सिनेमा पर बेस्ट लेखन जूरी के अध्यक्ष थे ए चंद्रशेखर। क्लियर हो बात। अब आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन लेंगे कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आर वैरा मुथु को सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 के लिए ये अवार्ड उनको मिला है। प्रख्यात वो तमिल कवि और गीतकार हैं, तो उनको 13 अप्रैल को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना वो भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। इसको शुरुआत किया गया था 1965 में। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज वास्तव में किस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार का नया नाम है। आंसर क्या होगा इसका, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब इसका नाम जो है ना वो बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहा जाएगा। ठीक है, तो 2027 से यानी अगले साल से जो ये अवार्ड दिए जाएंगे तो उसमें बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज यही नाम से जाना जाएगा। दरअसल हुआ है कि ये बुकमैन फिलेंथ्रोपिज वो एक है संगठन, तो उसी ने स्पॉन्सरशिप दिया है, तो इसलिए उसका नाम इसके साथ जुड़ गया है। अच्छा, बुकर प्राइज ना दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल बुकर प्राइज, तो वो अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है केवल। ठीक है, जैसे कि अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वो कोई भी किसी भी भाषा में अगर वो बुक है और उसका अनुवादित जो प्रति है वो अगर इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुआ है उसके लिए दिया जाता है। जैसे कि गीतांजलि श्री को मिला था हिंदी उपन्यास रेत समाधि, उनके अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 में। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड। भारत के सूचकांक और दुनिया भर के सूचकांक वो सब कुछ कवर
इसी टॉपिक के ज़रिए आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ऑल वाला बटन, ठीक है। तो साइंस मतलब ये इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चन होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है वो। तो ये इंडेक्स जारी किया गया 173 देश शहरों का दुनिया भर के, उसका आकलन किया गया है, एनुअल रिपोर्ट है, और इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वो प्रकाशित करती है, ठीक है। तो नंबर 1 जो है ना वो देख रहे हैं आप, कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी। दूसरे स्थान पर वियना है, ऑस्ट्रिया के। तीसरे पर मेलबर्न है, चौथे पर सिडनी है, पांचवें पर ज्यूरिख है, फिर छठे पर जेनेवा, फिर ओसाका है। और ये तो टॉप 10 है, और बॉटम 10 अगर देखेंगे सबसे खराब हालत वो जैसे तेहरान है, उससे बेहतर हरारे है, नहीं सबसे खराब है दमास्कस, ये सीरिया की राजधानी है। उससे बेहतर त्रिपोली है, उससे बेहतर ढाका है बांग्लादेश, फिर रांची है पाकिस्तान की स्थिति, ठीक है। तो ये सबसे बॉटम की स्थिति हमें बता रहा हूं यहाँ पर, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली बताया गया है, ठीक है। इसके बाद मुंबई का स्थान है। दिल्ली का जो स्थान है ना वो जो है दिल्ली ने 120वां स्थान प्राप्त किया है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो स्थान है वो है मुंबई का 121वां, चेन्नई का 123वां है, बेंगलुरु का 127वां है। न्यू दिल्ली ने एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ सर्विसेज में खराब है, संस्कृति और पर्यावरण में स्थिति है तो वो भी उतनी बेहतर नहीं बताई गई है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है। टाइम आउट के द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो भारत की बात हो रही ये क्वेश्चन, तो ये है जयपुर। दुनिया में 6th रैंक है इसका, ठीक है। ये रैंकिंग लंदन स्थित इंटरनेशनल जो पत्रिका है ना टाइम आउट, उसके द्वारा जारी की गई है। तो एकमात्र भारतीय शहर ये जयपुर है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये हैप्पी सिटी इंडेक्स ना कई अलग अलग एजेंसियां जारी करती हैं, अलग अलग एजेंसियां। तो ये जो क्वेश्चन है ना जब आए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टाइम आउट के द्वारा है या किसके द्वारा है। अगर दूसरा है तो उसका आंसर कुछ और होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अब ये कि दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? अगर इस तरह के सवाल हो तो आंसर क्या होगा? बाथ, ठीक है। ये बाथ है, बाथ कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट। अच्छा, दुनिया के 10 अगर खुशहाल शहर देखेंगे तो बाथ है यूनाइटेड किंगडम का, उसके बाद पनामा सिटी है, उसके बाद ग्वाडलजारा है मैक्सिको का है, मेडिलेड है कोलंबिया का, फिर 5वें स्थान पे क्राकोव है पोलैंड का, छठे पे जयपुर है भारत का, 7वें पे शिकागो है, 8वें पे शिकागो जो है ना अमेरिका का है शहर, 8वें पर केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका का, 9वें स्थान पर है शंघाई चाइना का, और 10वें स्थान पर गोटेबर्ग है स्वीडन का। और अब बात करेंगे हम लोग साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश ने अपने रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर का सफल रिकवरी परीक्षण किया और दुनिया में पहली बार समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म पर नेट और लैंडिंग हुक तकनीक का उपयोग किया? तो आंसर होगा चाइना। चीन ने यह किया है, पहली बार एक जाल सा बनाया और उसमें लपक लिया गया। यहाँ पर अभी आप देखेंगे, ये देखिए ये रॉकेट वापस लौट रहा है और उसको लपक लिया गया है। तो चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये परीक्षण हुआ है 10 जुलाई को, ओके। तो ये पहली बार ऐसा किया गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ दूसरे देश मतलब कई देश जो है ना वो रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये जो लपका गया इस तरीके से रह गया रास्ते में। रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल
जैसे स्पेस एक्स करता है तो वो आता है सीधा, वो लैंड करता है, ठीक है। यहाँ पर ये लपक लिया गया है, ओके। ये एक अलग बात देखने को मिली है। हाइड्रोलिक आर्म्स में भी लपक लिया जाता है, वो स्पेस एक्स ने बनाया हुआ है स्टारशिप, जो उसका रॉकेट है, स्पेस व्हीकल है उसको, ठीक है। यहाँ चीन ने ये काम किया अलग, पड़ोसी देश है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट लोगों के निधन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस देश के पूर्व आमिर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन, जो कि 12 जुलाई को हुई है, तो उस पर भारत सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया और एक दिन के लिए तिरंगा झुका दिया। आंसर क्या होगा? कतर। तिरंगा आधा फहराया गया। तो कतर के ये पूर्व शेख, मतलब वहाँ के पूर्व आमिर थे और उनका निधन हो गया था। वो आमिर रहे हैं 1995 से 2013 के बीच में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सत्ता सौंप दी थी, जो वर्तमान में कतर के आमिर हैं। तो 13 जुलाई को, मतलब निधन के बाद 13 जुलाई को राजकीय शोक घोषित किया गया था और झंडा, तिरंगा जो है वो झुका दिया गया था सम्मान में, ठीक है। कतर एक बार मैप में भी देख लीजिए, प्यारा भारत है और कतर जो है ना वो यहाँ पर देख रहे हैं आप। छोटा सा देश है लेकिन बहुत पावरफुल देश है। इसकी राजधानी दोहा है, ठीक है। मुद्रा यहाँ पर चलती है कतरी रियाल। पड़ोसी देश इसका सऊदी अरब है। और समुद्र अगर हम कहेंगे इधर कौन सा है, पर्शियन गल्फ है, यानी फारस की खाड़ी है। पद्मश्री अवार्ड प्राप्त गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया 7 जुलाई 2026 को। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, सेतु बंधु या फिर ब्रिजमैन ऑफ इंडिया। 76 ईयर के थे। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों ऐसे गांवों को मुख्य धार से जोड़ा था जो बारिश या उफनती हुई नदियों के कारण दुनिया से एक तरह से कटे हुए थे। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों में 140 से अधिक कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल सस्पेंशन पुल है, यानी झूला पुल, इस तरह के डिजाइन किया था, उन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि एस जानकी का निधन हो गया 11 जुलाई 2026 को। तो वो किस वजह से प्रसिद्ध थी? तो पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर और संगीतकार के तौर पर काफ़ी पॉपुलर थी एस जानकी। 88 ईयर की उम्र में निधन हुआ उनका। दक्षिण भारत की नाइटेंगल यानी कोकिला के नाम से भी मशहूर थी वो। दुनिया भर में अपने करियर में 48,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। हिंदी में भी बहुत सारे गाने गाए, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सब भाषाओं में भी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर तीजन बाई, उनका संबंध किस प्रसिद्ध लोक कला शैली से था जिनका निधन हो गया 4 जुलाई 2026 को? तो पांडवानी गायन, छत्तीसगढ़ की जो लोक कला शैली है उसमें क्या है? पांडवानी गायन। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि पांडवानी लोक गायन गायिका डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया 4 जुलाई 2026 को। तो उन्हें किस नागरिक सम्मान से नवाजा गया था? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। पद्म विभूषण मिला था उनको 2019 में, पद्म भूषण मिला था 2003 में और पद्मश्री मिला था 1988 में। तो तीजन बाई जो है ना वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति थी जिन्हें भारत के तीनों प्रमुख पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ठीक है। तो पांडवानी जो है ना कला, वो छत्तीसगढ़ की अनूठी लोक गायन शैली है जिसमें वाद्ययंत्र जैसे तंबूरा, करताल, इसके साथ महाभारत की जो कथा है उसका संगीतमय वर्णन किया जाता है, ठीक है। और तीजन बाई की जो शैली थी वो कापालिक शैली थी, उसके लिए बहुत ही विख्यात थी। इसमें मंच पर खड़े होकर नाचते गाते, गदा के रूप में तंबूरा पकड़े हुए और भीम जैसे पात्रों का एक अभिनय करते थे। आगे बढ़ते हैं और अब पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रश्न होगा कि किस राज्य ने भारत के पहले एआई संचालित बर्ड सेंचुरी को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, उसके पास में इसको बनाने की मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा कि एआई इक्विपमेंट होंगे जो कि पक्षियों की आवाज़, हरकत, प्रजातियों की, मतलब उससे पहचान की जाएगी। ड्रोन, कैमरे, बहुत सारी चीज़ें एआई लगाई जा रही है। क्रीक फ्लेमिंगो ने एक रामसर साइट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और हजारों गुलाबी फ्लेमिंगो ये इस तरीके के ये आते हैं और 200 से अधिक अन्य प्रजाति पक्षियों की, वो भी उसके लिए भी वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में
पश्चिमी घाट में डेमसे फ्लाई, तो उसकी नई प्रजाति की खोज की गई, तो केरल में ये खोज की गई है। ये ड्रैगन फ्लाई से मिलता जुलता ये है। किस पूर्वोत्तर राज्य में मधुमक्खी की दो प्रजाति है, दो नई एकाकी प्रजाति, एकाकी मतलब अकेले रहने वाली, तो उसकी प्रजाति एलाप्रोपोडा ट्रायंगुलाटा और हैब्रोपोडा, इसकी खोज की। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ये जुलाई में ये खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस दक्षिण अमेरिकी देश में जून 2026 में 7.2 और 7.5 रिक्टर स्केल की शक्तिशाली भूकंप आए, जिससे राष्ट्रव्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ? तो वह है देश वेनेजुएला। बहुत बुरे हाल थे यहाँ पर। 24 जून की शाम को ये शक्तिशाली भूकंप आया, उसके बाद तो आफ्टर शॉक बहुत सारा है। ठीक है, तो वेनेजुएला में एक सदी से भी अधिक समय में ये शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। मृतकों की संख्या यहाँ पर 2000 हो गई, 2000 से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो वेनेजुएला। अच्छा, उसके बाद फिर अगस्त में क्या हुआ ना, वेनेजुएला के पास में कोलंबिया है, वहाँ भी शक्तिशाली भूकंप आए हैं। क्यों भूकंप आए हैं देख रहे हैं ना आप, एक टेक्टोनिक प्लेट इधर है, एक यहाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं, उसकी वजह से ये भूकंप आया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा कि देश का पहला शब्द संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री ने किया? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर है, नेशनल लाइब्रेरी, तो वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया, स्थापित किया गया। इसमें 22 भारतीय भाषाओं और 9 अत्याधुनिक डिजिटल गैलरियां हैं। भाषाओं के बारे में उसमें काफ़ी कुछ इंटरेक्टिव रूप से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उल्लास प्रोजेक्ट के तहत देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, इससे पहले जो साक्षर राज्य थे, पूर्ण साक्षर राज्य, वो कौन कौन? तो लिस्ट देख रहे हैं आप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और फिर ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो उल्लास प्रोजेक्ट जो है ना, वो क्या है? ये केंद्र सरकार ने जारी किया था, एनईपी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। उसके तहत इसमें साक्षरता की बात होती है। वैसे तो पूर्ण साक्षर राज्य सबसे पहला जो था माना जाता है वो केरला है, लेकिन यहाँ पर उल्लास प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इसलिए यह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला तटीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो होगा महाराष्ट्र। सरकार ने यह तय किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, विदेश को ना हमने दो हिस्से में बांटा हुआ है, एक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक जो है वो है विदेश, पूरा तरह से फॉरेन। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन, उसके 44 संस्थापक सदस्यों में किन भारतीय उद्योगपतियों को शामिल किया गया है? तो इसमें आप देख लीजिए, ए और बी दोनों इसका होगा। आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और लक्ष्मी विलास मित्तल। ये जो कमीशन है ना, आयोग है, वो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, उसी ने 2 अन्य वैश्विक लीडर के साथ एक साझा बनाया है। आईटीयू की महासचिव डोरिन बागदानो मार्टिन है, उन्होंने इसको शुरू किया है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कामागे इसके सह अध्यक्ष हैं, और भी सह अध्यक्ष हैं वह सेल्सफोर्स के जो चेयरमैन हैं और सीईओ मार्क बेनीऑफ। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग हुई थी। और अब चर्चा करते हैं हम लोग क्या, विदेश से रिलेटेड। अब विदेश की चर्चा करेंगे, विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस पड़ोसी देश के तत्कालीन राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने जुलाई 2026 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने अपना जो इस्तीफा है ना, वो जो जातीय संसद है यानी वहाँ के संसद का नाम बांग्लादेश के, तो उसके स्पीकर को ये इस्तीफा दिया। वहाँ के जो संविधान है उसके मुताबिक
राष्ट्रपति का इस्तीफा जो ना वो स्पीकर को दिया जाता है, जो संसद का। और वही अगर पद खाली पड़ा रहा तो जो स्पीकर हैं वो उस वक्त के लिए राष्ट्रपति का काम संभालते हैं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तारिक रहमान है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने यूरोप के जंगलों में फैली आग के चलते राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी? तो स्पेन की सरकार ने किया है ये 23 जुलाई को। वहाँ पर जो राजधानी मैड्रिड है, तो उसके आसपास के कई जगहों पर जंगल में आग लग गई थी। हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करके जाना पड़ा वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2026 में किन यूरोपीय देशों की यात्रा की? तो उपरोक्त सभी, यानी रोमानिया, मोल्दोवा, गणराज्य, नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, तो इन 3 देशों की यात्रा की उन्होंने 19 से 25 जुलाई तक। ओके, और इनमें से जो मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया जो है ना, वहाँ पर किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। ठीक है, और रोमानिया में हालांकि पहले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति वगैरह जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को लागू कर दिया है? फ्रांस होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये जुलाई में फ्रांस ने ये काम किया है। अब बहुत सारे देश हैं जो ये करते जा रहे हैं, बच्चों में जो मानसिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है उन सबको रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर जुलाई 2026 में कौन बने? आंसर क्या होगा इसका? एंडी बर्नहैम नाम है इनका। तो 20 जुलाई को इन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। और आपको बताऊं कि पिछले 10 साल में वो ब्रिटेन के 7वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले कौन थे? कीर स्टारमर थे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के, ब्रिटेन के या कहीं यूनाइटेड किंगडम के। और अब नया नाम क्या है यूनाइटेड किंगडम, और उसके नए प्राइम मिनिस्टर हैं एंडी बर्नहैम। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने भारत के निवेश वाले किस देश में स्थित चाबहार पोर्ट पर हमला करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया? आंसर होगा ईरान। ईरान में स्थित है ये। 17 जुलाई को ईरान के चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। एयर स्ट्राइक करके ये जो कंट्रोल टावर था ना, उसको उड़ा दिया अमेरिका ने, और भारत के पैसे से बना हुआ था। युद्ध शुरू होने से पहले तो भारत ही वहाँ कंट्रोल करता था, लेकिन युद्ध शुरू होने से कुछ पहले भारत ने वहाँ से अपने लोग हैं उसको बुला लिया था। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये हमला किया। उसका कहना था कि यहाँ से जो है वो आसपास के क्षेत्रों में समुद्र पर नज़र रखी जा रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो भारत के लिए नुकसानदायक भी है। ये जो पोर्ट है उसका रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है भारत के लिए। ये ईरान है और यहाँ पर इस लोकेशन पे ये पोर्ट है। ठीक है, चाबहार पोर्ट है यहाँ पर इस लोकेशन पर। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके, मतलब इधर से अगर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान या सेंट्रल एशिया में ही जाना है तो ये हमें इधर से जाना होता था। लेकिन अब हम बाईपास करके इसको, और यहाँ से यहाँ इस लोकेशन पर, और फिर यहाँ से इधर अफगानिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह, ताजिकिस्तान होते हुए हम रशिया तक अपना सामान भेज सकते थे। लेकिन इस युद्ध में ये भी चाबहार पोर्ट, इतना खर्चा भारत ने किया हुआ था और वो एक तरह से बर्बाद सा हो रहा है। और अब बात करते हैं फॉरेन या विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न यहाँ पर होगा कि भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2030 के तहत दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 35,000 करोड़ रुपए में कहेंगे, और अगर न्यूजीलैंड डॉलर में कहेंगे तो वो 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप ये जो है ना वो तय किया गया है। ये एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारत की रणनीतिक उपस्थिति है उसको मजबूत करने के लिए है। और ये गैर बाध्यकारी ढांचा है। टोटल 6 स्तंभ हैं इसमें। एक है राजनीतिक और राजनयिक जुड़ाव, द्विपक्षीय संबंधों की दिशा को, मतलब एक दिशा देने के लिए ये है कि विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, सचिव स्तर पर बातचीत लगातार होगी। जो राजनयिक हैं उनका आना जाना और ज़्यादा होगा, डायलॉग और बेहतर ढंग से हो पाएगा। दूसरा है कि
रक्षा और समुद्र सहयोग को लेकर कि दोनों देश जो है IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव उसके तहत नौसैनिक अभ्यास भी करेंगे, सुरक्षा तंत्र बनाएंगे और मादक पदार्थों को लेकर तस्करी रोकने के लिए काम करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है व्यापार और आर्थिक जो सहयोग है उसको लेकर। यह है कि 2030 तक वस्तुओं के सेवाओं के व्यापार को दोगुना किया जाएगा। जो मैंने बताया आपको, न्यूजीलैंड डॉलर 7 बिलियन इतना करने की महत्वाकांक्षा रखी गई है और FTA उसको शीघ्र प्रभावी किया जाएगा, ये सब तय किया गया है। ठीक है। चौथा ये है कि जन दर जन संपर्क, संस्कृति और खेल, इन सब में कनेक्टिविटी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपदा प्रबंधन, इन सब में सहयोग को और ज़्यादा करने की प्लान है। और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा, जैसे आसियान के मंचों के माध्यम से जो है ना, और यूनाइटेड नेशंस में सुधार की बात करके ये सहयोग एक दूसरे को करने की बात कही गई है। ठीक है। न्यूजीलैंड एक बार मैप में दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। प्यारा भारत है अपना, और न्यूजीलैंड के लिए हमें चलना पड़ेगा किधर? पूरब की ओर, इस तरफ, ये यहाँ पर है। ठीक है। पूरब से भी मतलब दक्षिण की ओर ही आएंगे, इधर ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड है। ये है प्रशांत महासागर क्षेत्र में। ठीक है। दक्षिण पूर्व कह सकते हैं भारत से अगर देखेंगे मैप के जरिए तो। न्यूजीलैंड, उसकी राजधानी क्या? वेलिंगटन है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौतों पर सिग्नेचर हुए हैं? 10 समझौतों पर सिग्नेचर किए गए हैं। और ये है, जैसे एक पर है समुद्री जो सहयोग पर व्यवस्था करना है, दोनों देश ये कर रहे हैं। दूसरा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता है दूसरा वाला। तीसरा है हाइड्रोग्राफी और नौवहन सहयोग। ठीक है। चौथा है काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। पांचवा है आपदा जोखिम प्रबंधन, इसको लेकर है। और जो छठा है ना, वो है पशुपालन, डेयरी, इन सब को लेकर। फिर सातवां जो है वो है पर्यटन में सहयोग करना। आठवां है लोथल, जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है जो गुजरात में बन रहा है, तो उस पर सहयोग। नौवां है खेलों पर संयुक्त कार्य योजना बनाई गई है दोनों देशों के बीच में। और 10वां जो है ना, वो है सांस्कृतिक सहयोग व्यवस्था को मतलब आगे बढ़ाना दोनों देशों के बीच में। ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो न्यूजीलैंड यात्रा हुई है उसमें प्रमुख घोषणाएं और रणनीतिक फैसले भी किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के। जैसे एक है आर्थिक और व्यापारिक लक्ष्य। तो जो मैंने बताया कि 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको दोगुना करना, तो 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर मतलब ये रखा गया है कि इतना हम द्विपक्षीय व्यापार रखेंगे। दूसरा है हिंद प्रशांत वैश्विक मंच बनाया जा रहा है जो डायलॉग के लिए दोनों देशों के बीच में। तीसरा है यही। चौथा है आपके सामने एग्रीकल्चर, तकनीक और शैक्षणिक घोषणाएं दोनों देश जो है ना वो मिलकर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माओरी संस्कृति का एक पवित्र अनुष्ठान पोहिरी किस देश में होता है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए जुलाई 2026 में आयोजित किया गया? न्यूजीलैंड। ठीक है। पोहिरी वहाँ का मतलब ऐसा अनुष्ठान है जो खास तौर पर जो राजनयिक मेहमान होते हैं उनके सम्मान में, स्वागत में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन समेत 10 यूरोपीय देशों ने मिसाइल रक्षा गठबंधन बनाया है, तो ये फैसला किस देश में लिया गया? तो फ्रांस में लिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 13 जुलाई को ये मीटिंग हुई है और इसमें यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, ये सब देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख प्रशासन द्वारा किस अरब देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर के कुछ महीने बाद प्रीमियम खुबानी एक्सपोर्ट किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं ना, विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ही इसका ऐलान किया, बताया, जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 15 जुलाई 2026 को किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है? तो CETA। देखिए ट्रेड एग्रीमेंट ना कई तरीके के होते हैं, उसी में ये CETA है,
ए है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। आम भाषा में कई बार एफटीए कह दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये एफटीए नहीं है। एफटीए का मतलब होता है कि पूरी तरह से फ्री मार्केट को कर देना दोनों देश। यहाँ पर कुछ चीज़ों पर लगाम है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में 24 जुलाई को सीईटीए जो नॉन लागू हो गया है। वैसे तो ये एक साल पहले सिग्नेचर हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे कीर स्टारमर, उनके मौजूदगी में, लेकिन ये एक साल बाद यानी 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है? ब्रिटेन जो है ना भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो द्विपक्षीय जो व्यापार है लगभग 60 अरब डॉलर का है और भारत का व्यापार संतुलन सकारात्मक है, यानी भारत को फायदा है। तो भारत सरकार का अनुमान के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। ऐसे में ये जो एग्रीमेंट है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का शुभारंभ किया गया? किर्गिस्तान। मानस और महाभारत ये दो अध्ययन केंद्र है, सेंटर है, तो उसको शुरू किया गया है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जो है ना वहीं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया? तो वेनेजुएला में। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको, वेनेजुएला में जबरदस्त भूकंप आया था 7.2 और 7.5 रिक्टर स्केल का, एक सदी से भी अधिक पुराना, मतलब इतना शक्तिशाली, इतने साल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो भूकंप में से ये एक था। 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और भारत ने ये अभियान चलाया। अच्छा, भारत के कुछ पिछले आपदा राहत अभियान की अगर लिस्ट देखेंगे तो ये देख लीजिए लिस्ट में। ऑपरेशन अमिस्ताद एक तो जून में 2026 में चलाया गया वेनेजुएला में। ऑपरेशन सागर बंधु ये 2025 में दितवाह तूफान के बाद श्रीलंका में राहत अभियान। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में म्यांमार में भूकंप के बाद राहत अभियान था। ऑपरेशन दोस्त ये 2023 में तुर्की में ये चलाया गया था भूकंप के बाद। ऑपरेशन मैत्री ये 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन रेनबो ये श्रीलंका में 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद चलाया गया था। ऑपरेशन कैस्टर ये मालदीव में 2004 में सुनामी के दौरान चलाया गया। तो ये प्रमुख जो राहत अभियान है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, और इसके अलावा ये तो राहत अभियान, मतलब ये तो आपदा राहत अभियान है, और ये एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया है, मतलब भारतीयों को अलग अलग देशों से लाने के लिए। तो कौन कौन से? ऑपरेशन सिंधु 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती 2024 में हैती से लोग भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय 2023 में हमास इजराइल युद्ध के दौरान लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी 2023 में सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था उस दौरान निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन पर जो रूसी हमला हुआ तो उसके बाद 2022 में। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन में संघर्ष हुआ था, उस दौरान भारतीयों को लाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची ने जुलाई 2026 में भारत की यात्रा की? 16वें। ठीक है, सनाए ताकाइची प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा थी वो। तो दिल्ली में आयोजित किया गया था 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और उसी में वो मीटिंग में शामिल हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस राज्य में स्थित सारनाथ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि भारत का 45वां विश्व धरोहर बना है? आंसर का उत्तर प्रदेश। ये भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म देशना स्थली है सारनाथ, उसको मिल गया, इसको धरोहर का मतलब विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है। 45वां है भारत का, उत्तर प्रदेश का ये चौथा वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, तो इससे पहले जो 3 हेरिटेज थे उत्तर प्रदेश के, ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी था, और अब ये सारनाथ भी हो गया है। ये वाराणसी जिले में स्थित एक शहर है, या मतलब एक सिटी कहिए, हाँ। और बौद्ध धर्म में सारनाथ का विशेष महत्व है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, मतलब बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद वो सारनाथ पहुंचे थे,
और वहीं पर अपना पहला उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने किया था। इसी स्थान पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी और करुणा, शांति और मध्यम मार्ग का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में फैलाया था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो भारत में टोटल अब 45 हेरिटेज साइट हो गए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। और लेटेस्ट जो है ना वो है सारनाथ। तो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिक वाले में थोड़ा शॉर्ट में होता है और स्पीसीज वाले में इन डेप्थ में, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो शार्प लर्निंग ऐप पर पीडीएफ अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी गोलाकार चट्टान मिली है? मध्य प्रदेश में। ग्रेनाइट की दुर्लभ आग्नेय चट्टान है, गोलाकार संरचना है ये इस तरीके का। और कई सारे इंस्टीट्यूट जैसे BHU, IIT कानपुर और दुनिया के कई भूवैज्ञानिक वो सब वहाँ पहुँचे थे। ये शिवपुरी जिले के पिछोर इलाके में ग्रेनाइट की चट्टान है। ये 256 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है, 256 करोड़ साल पुरानी। अब आगे बढ़ते हैं और जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न होगा कि राजस्थान के किस शहर की पारंपरिक मोजरी यानी जूती को जीआई टैग मिला है? तो जोधपुर की है ये, 200 साल पुरानी ये मोजरी बताई जाती है, ये कला के बारे में। किस राज्य के ऊंझा जीरा को जीआई टैग दिया गया है? तो गुजरात। मेहसाणा जिले के जो ऊंझा क्षेत्र है ना वहाँ का ये जीरा है, काफ़ी पॉपुलर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के ऊंझा सौंफ को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात। ठीक है, मेहसाणा जिले में ही ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पहली जीआई टैग गैलरी खुली है? उत्तराखंड में ये गैलरी ओपन की गई है। उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं जो जीआई टैग जिनको मिला हुआ है वो सब वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के सीबक थार्न यानी छरमा, तो उसको जीआई टैग दिया गया है? स्पीति। ठीक है, तो वो स्पीति का है। कुल्लू और चंबा के जो घाटियां हैं वहाँ पर ये औषधीय झाड़ी है। ठीक है, उसी से फल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सलूनी सफ़ेद मक्का को जीआई टैग दिया गया है? तो चंबा का है ये। ठीक है, ये सफ़ेद मक्का होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की चंबा धातु कला को जीआई टैग दिया गया? तो चंबा का है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सिरमौरी लोहिया को जीआई टैग दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश। सिरमौर जिला है वहाँ का, तो वहीं का ये है। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य की किन्नौरी टोपी को जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मखमली ऊनी बुनावट होती है, मशहूर है ये। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के सेपुरवारी को जीआई टैग दिया गया? तो मंडी का, एक लोकप्रिय व्यंजन है ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के किन्नौरी सेब को जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौरी सेब। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के किन्नौरी आभूषण को जीआई टैग दिया गया? तो पिछले क्वेश्चन से ही अनुमान लगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किन्नौर जो जनजाति है ना वहाँ की, वही ये बनाती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के जलभरा संदेश मिठाई को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, हुगली जो जिला है ना उसी के चंदन नगर की प्रसिद्ध ये मिठाई है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के किस जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई जनाई का मनोहरा उसको जीआई टैग मिला है? तो हुगली के। ठीक है, हुगली। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के बालागढ़ जिले की पारंपरिक नौका निर्माण विरासत को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल, हुगली जिले में स्थित है। और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और प्रश्न लेते हैं दिवस से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिकों के द्वारा जो बलिदान दिया गया था उसी को याद करने के लिए 60 दिनों से अधिक समय तक मई जून 1999 में लड़ा गया था और भारत ने अपने तमाम क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया था और 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो ये है
28 जुलाई को, और इस बार की थीम है हेपेटाइटिस। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा, ये अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने से कुछ दिन पहले, मतलब 22 जुलाई 1947 को, मतलब 15 अगस्त को आज़ादी मिली, उससे पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा ये अपना लिया गया था, और उसी की याद में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है, और थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 जुलाई को। इसी दिन फिडे की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 17 जुलाई को। और क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन यानी 17 जुलाई 1998 को कई देशों ने मिलकर इंटरनेशनल ट्रीटी पर साइन किया था। उसका नाम था रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और इसी संधि के आधार पर बाद में फिर ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। तो क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, और थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल। विश्व जिनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 6 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना आज और भविष्य के लिए। अगला क्वेश्चन, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 7 जुलाई को, वैश्विक क्षमा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है जुलाई के पहले शनिवार को, और 2026 में 4 जुलाई। और इस बार की थीम है शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के जो दूसरे चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय, उनके सम्मान में। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को मनाया जाता है ये। विश्व खेल पत्रकार दिवस तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के बैचेज लिए हुए हैं, चाहे वो बेसिक मेंबरशिप हो या SPCS, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग तरह के पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। SPCS वाले में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, और इन डेप्थ में कंटेंट होता है उस एग्जामिनेशन के जैसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।